नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चरल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आलू किसान का वो दोस्त होता है जो तब तक किसान को मुनाफा देने की कोशिश करता है जब तक उसकी जान में जान है। और आज की वीडियो में हम 8 ज़रूरी बातें आलू की खेती के बारे में जानेंगे, जैसे लगाने का सही समय, अच्छी वैरायटियाँ, खेत की तैयारी कैसे करना है, बुआई का तरीका कौन कौन सा होता है, खाद देने का तरीका क्या है, पानी देने का तरीका क्या है, आलू में लगने वाले रोग कौन से होते हैं और उनका इलाज क्या है, और आलू की खेती के कुछ सीक्रेट फार्मूले जो मैंने अपने अनुभव से और दूसरे किसानों के अनुभव से जाने हैं। दोस्तों, ये सीक्रेट फार्मूले हर टॉपिक में कुछ ना कुछ हैं, तो इसलिए ये सारे एक साथ नहीं आएंगे, ये वीडियो के बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, आलू की खेती जो होती है वो लगभग पूरे भारत में की जाती है। यहाँ तक कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, लोग वहाँ भी अपने एरिया के हिसाब से अगैती आलू की एक फसल तो ले ही लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया और भी क्षेत्र हो गए, यहाँ भी आलू लोग लेते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई आलू को पूरे भारत में लगाया जा सकता है और लगभग हर प्रकार की मिट्टी में इसको उगाया जा सकता है। अब पहला फार्मूला, जो सीक्रेट फार्मूला आपको मैंने कहा था बताऊंगा, उसमें से पहला फार्मूला तो यही है कि आलू की बुआई का आपको अपने एरिया में अगर सही समय पता करना है तो गूगल या कहीं से भी आपको ये सर्च करना है कि भाई हमारे एरिया का रात का टेम्परेचर 15 डिग्री के नीचे कब जाता है, और आलू की बुआई से 20-25 दिन बाद, 30 दिन बाद ये टेम्परेचर पहुंचना चाहिए, क्योंकि उस समय आलू में ट्यूबर्स मतलब कंद बनते हैं। नीचे जो आलू पड़ता है उसको ट्यूबर्स बोलते हैं, हिंदी में कंद बोलते हैं, वो पड़ते हैं। तो बेसिकली उस समय रात का टेम्परेचर इसको 15 के नीचे ही चाहिए होता है, अदरवाइज़ आलू अच्छे से नहीं पड़ता है। मतलब इसीलिए तो गर्मियों में आलू की खेती नहीं की जाती है। अब भारत में देखिए, जो ठंड है वो नॉर्थ इंडिया से शुरू होकर साउथ इंडिया की तरफ बढ़ती है। मतलब जैसे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ये सब पहले ठंड आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे सितंबर के शुरुआत से ही बुआई शुरू हो जाती है और साउथ इंडिया तक जाते जाते लोग दिसंबर के एंड तक भी बुआई करते हैं। तो देखिए, बुआई का हर जगह अपना अलग अलग समय है, लेकिन फार्मूला सेम रहेगा। आपका ये फार्मूला हर जगह काम करेगा। दोस्तों, किसान को तो उत्पादन चाहिए, और वैरायटी के मामले में मुझे भी उत्पादन से ही मतलब रहता है। तो आलू की सारी वैरायटीज़ को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक जो 160 कुंटल या उससे अधिक देती हैं प्रति एकड़, जी हाँ 160 कुंटल, और दूसरा जो लगभग 130 से 40 कुंटल देती हैं। 120-30 के नीचे जितनी भी वैरायटी हैं उनको मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, क्योंकि भाई जब हमारे पास इतनी वैरायटियां हैं जो कि ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं, तो हम ऐसी वैरायटी क्यों लेंगे जो कम प्रोडक्शन देती हैं। तो जैसे 160 प्लस वाली आपकी जो टॉप 5 वैरायटी हैं वो है कुफरी पुखराज, कुफरी अशोका, कुफरी बादशाह, कुफरी बहार और कुफरी लालिमा। इसमें कुफरी लालिमा लाल आलू होता है। सबसे फेमस वैरायटी है कुफरी पुखराज। ये इंडिया में लगभग हर जगह उगाया जाता है, हर जगह सबसे ज़्यादा भी उगाया जाता है। इसका प्रोडक्शन आप काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है, जैसा मैंने आपको बताया है कि 160 प्लस है। और सबसे अच्छी बात ये है कि 70 से 90 दिन में हो जाता है। देखिए, इसी वैरायटी के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल अभी आपको बता रहा हूँ। हर वैरायटी के बारे में बहुत डिटेल बताऊँगा तो ये समझ लीजिए पूरी वीडियो बन जाएगी। तो एक शॉर्ट में समझे हैं तो कुफरी अशोका जैसे आपका 70 से 80 दिन लेता है, और बाकी कुफरी बादशाह, बहार और लालिमा ये लगभग 100 से 110 दिन की वैरायटी होती है। अब 130 से 140 कुंटल प्रति एकड़ देने वाली जो वैरायटी होती है वो कुफरी ख्याति, कुफरी चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, कुफरी आनंद और कुफरी सिंदूरी। कुफरी सिंदूरी लाल आलू होता है। इसमें आपका कुफरी ख्याति, कुफरी चिप्सोना 1 और चिप्सोना 2 ये थोड़ी अर्ली वैरायटी होती है। सबसे अर्ली 70 से 90 दिन की होती है कुफरी ख्याति। बाकी कुफरी चिप्सोना 1, चिप्सोना 2 ये 90 से 110 दिन की वैरायटी होती है, और कुफरी आनंद 100 से 110 दिन की वैरायटी, और कुफरी सिंदूरी 110 से 120 दिन की वैरायटी होती है। दोस्तों, ये सारी वैरायटी उत्पादन के हिसाब से अच्छी हैं, लेकिन इसको रैंकिंग नहीं दी जा सकती कि मतलब हमने कह दिया कि पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये, क्योंकि देखिए हर वैरायटी में अलग कुछ गुण हैं। कोई लेट ब्लाइट से बचाता है, मतलब रेजिस्टेंट है, कोई अर्ली ब्लाइट से रेजिस्टेंट है, कोई अर्ली और लेट ब्लाइट दोनों से रेजिस्टेंट है, कोई वायरस का रेजिस्टेंट वैरायटी है, किसी को
कंपनी वाले ज़्यादा पसंद करते हैं चिप्स वगैरह के लिए, किसी को फ्रेंच फ्राइज़ और इन सब कंपनियों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कुछ आलू घरों में इस्तेमाल के लिए ज़्यादा होता है, इसलिए हर आलू का अपना अपना कुछ गुण है, कुछ विशेषताएं हैं, इसीलिए मैं इनको रैंक नहीं दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, नंबर 1 पर तो भाइयों कुफरी पुखराज ही है। कुफरी पुखराज पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि एक तो इसका दिन कम और इसके प्रोडक्शन में भी दम। मात्र 70 दिन में आपको सोच लीजिए 160 कुंटल दे रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। अब देखिए, दूसरी जो सबसे ज़रूरी प्रक्रिया होती है वो होती है खेत की तैयारी। आलू की खेती के लिए आपको खेत को गहरा और बारीक दोनों जुताई करना पड़ेगा, जो कि रोटावेटर से संभव नहीं है। कोई भी कंपनी वाला कुछ भी कहे मेरा रोटावेटर 6 इंच जाता है, 9 इंच नीचे जाता है, बिल्कुल मत मानिए। हैरो के मदद से ही जुताई करिए, कम से कम 2 बार। और अगर आप देखिए, आपके पास अगर गोबर की खाद है तो हैरो से जुताई करने से पहले ही गोबर की कम से कम 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ दे दीजिए। अब 2 बार जुताई करने के बाद आपको 100 किलो DAP, 100 किलो MOP या SOP, 8 से 10 किलो सल्फर और 3 किलो आपको बोरान, ये प्रति एकड़ की मात्रा है। इतना चीज आपको दे देना है। शुरू में यूरिया नहीं देना होता है, अगैती फसलों में तो बिल्कुल नहीं देना होता है। जो नॉर्मल फसलें हो रही हैं उसमें भी शुरू में यूरिया देने की कोशिश ना करिए, इसको बीच में दिया जाता है। और अगर आपके यहाँ देखिए दीमक की समस्या है तो आप रीजेंट ले सकते हैं 6 से 10 किलो तक, वो भी आप मिट्टी में दे सकते हैं, उससे दीमक भी कंट्रोल हो जाता है। तो ये सारी चीजें डालकर आपको रोटावेटर से फाइनल बार जुताई कर देनी है, ताकि वो मिट्टी में पूरी खादें मिल जाएं। अब देखिए, अगर अगैती आलू में अगर आपने SOP इस्तेमाल किया है तो आप इतना जान लीजिए कि SOP में सल्फर होता है, अलग से सल्फर मत डालिएगा, वरना जैसा आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि भाई सल्फर गर्मी देता है मिट्टी को, तो वही हाल हो जाएगा, पौधा सूख जाएगा ज़्यादा सल्फर दे देंगे तो आप। अब आलू की जो बुआई होती है उस समय आपको बढ़िया नमी होनी चाहिए। बढ़िया नमी मतलब मिट्टी का लड्डू कमर के नीचे से ना फूटे, कमर के ऊपर से ही फूटे अगर गिराने पे। अगर दोस्तों जैसे मिट्टी में अच्छी नमी होती है तो आप चाहे जो मशीन यूज़ कर रहे हैं, जैसे सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर यूज़ कर रहे हैं या ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर यूज़ कर रहे हैं या हाथ से बुआई करवा रहे हैं, तीनों ही तरीकों में जो उसका बेड बनता है आलू का वो बहुत ही बढ़िया बनता है। मतलब दब जाती है मिट्टी, आपस में पकड़ लेती है, और अगर वो धूल है तो कितना भी आप उसको बेड बनाने की कोशिश करेंगे वो मिट्टी सड़क के नीचे चली जाती है और आलू का बढ़िया बेड उसका नहीं बन पाता है। इसलिए कोशिश करिए कि नमी बढ़िया रहे, और इतनी बढ़िया रहे कि आपको कम से कम शुरू के 15-20 दिन आपको पानी ना चलाना पड़े। आलू के जमाव के लिए एटलीस्ट पानी तो ना ही चलाना पड़े। ये चीज बहुत विशेष ध्यान देने वाली है आलू की खेती में। अगर आपने नमी कम रखी या आपको पानी चलाना पड़ा तो दोस्तों प्रोडक्शन कम होना ही होना है, इसका कोई रोक नहीं सकता। अब देखिए, आलू की बुआई जो होती है वो मेनली 3 तरीकों से होती है। एक मशीन आती है सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर, जिसमें 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, जितने लाइन का पोटैटो प्लांटर है उतने आदमी आपको ज़रूरत होते हैं। दूसरा आता है ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर, इसमें केवल आगे अगर ड्राइवर है ट्रैक्टर लेके जा रहा है, पीछे ऑटोमेटिकली ये फीड होते रहता है पोटैटो। और तीसरा होता है जो आदमियों से भाई कुदाल के माध्यम से या फावड़े के माध्यम से जो एक एक आलू रख के उसके बाद मिट्टी उसके ऊपर चढ़ाते हैं। अब देखिए, तीनों तरीकों के अपने अपने कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। जैसे जो आपका फुल्ली ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर होता है, इसमें आपका आलू का साइज़ अगर बड़ा है तो देखिए आलू को फिर आपको काटना पड़ता है, छोटा साइज़ करना पड़ता है। अगर आप छोटा साइज़ नहीं करेंगे तो सीड बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और बहुत ज़्यादा लगने का मतलब आपका कॉस्ट को ये डबल से ट्रिपल कर सकता है। आलू का सीड महंगा होता है और लगता भी ज़्यादा है प्रति एकड़। तो अगर ये आपका डबल होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल पहुँचना ही पहुँचना है। अब देखिए, मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक में देखिए आधा काम मशीन कर रही है, आधा काम आदमी करते हैं। अब जो आदमी रहते हैं उनको आप बता सकते हैं कि भाई अगर छोटा आलू है तो जो उसके कप बने होते हैं, जो आगे एक एक कप में एक एक आलू डाला जाता है, उसमें अगर जैसे छोटा आलू है तो वो हर कप में आप आलू रखवाइए। अब बड़ा आलू है तो उसको 1 कप छोड़ के, ज़्यादा बड़ा साइज का आलू है तो 2 कप छोड़ के। तो सेमी ऑटोमेटिक में तीनों एडजस्टमेंट पॉसिबल होता है, क्योंकि उसमें आधा काम आदमी करते हैं। ऑटोमेटिक मशीन में भी कंपनी वाले कहते हैं कि भाई आप हमारा बीच का जो कप है उसको खोल दीजिए, लेकिन अब कई बार होता है कि भाई 10 बोरे मान लीजिए हमको बड़े आलू मिले हैं, 10 बोरे छोटे आलू मिले हैं, 10 बोरे छर्री वाले मिले हैं जो एकदम छोटे होते हैं। तो इंसान कहाँ तक उसको खोलते रहेगा, बांधते रहेगा। हमने ऑटोमेटिक इसलिए लिया है कि हमारा काम आसान हो या कठिन हो।
तो ये झंझट वाला काम है, इसलिए ऑटोमेटिक मशीन में ये मुझे एक दिक्कत लगता है। और अगर आप आलू की अगैती खेती करते हैं तो ये समझ लीजिए कि दिक्कत आती है हमेशा। ऑटोमेटिक वाले से ज़्यादा अच्छा तो मुझे सेमी ऑटोमेटिक ही लगता है, जो सस्ता भी होता है और आसान भी होता है उससे खेती करना। और हाथ वाला जो सिस्टम है, देखिए उसमें बहुत ही छोटे खेत आप करा सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में ना ही इतने मजदूर खाली मिलते हैं कि आपका 10-20 एकड़ आलू लगा दें, या 1 एकड़ भी आलू लगा दें। हाथ से 1 एकड़ आलू लगाने में भी बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए देखिए, अगर 1 से 2 एकड़ है तो हाथ से संभव हो सकता है, लेकिन अगर 2-3 एकड़ से ऊपर है तो हाथ से संभव नहीं है। फिर आपको या तो सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर पर जाना ही पड़ेगा। अब देखिए, आलू की बुआई में एक बहुत बड़ा भ्रम है लोगों में। इनफैक्ट मेरे दादाजी जो पिछले 80 सालों से खेती कर रहे हैं, उनको भी ये भ्रम था जब मैं खेती करना यहाँ पे शुरू किया था। वो कहते थे कि आलू में अगर आपने बीज बड़ा लिया है तभी ज्यादा आलू पड़ेगा, छोटे बीजों में ज्यादा आलू नहीं पड़ता है। मैंने उनको लगातार 2 साल खेती करके और उस दोनों का प्रोडक्शन कंपेयर करके दिखाया कि भाई देखिए, छोटे आलू से या बड़े आलू से कोई विशेष अंतर नहीं आता है, और लगभग प्रोडक्शन बराबर या किसी कभी कभी तो ज़्यादा ही मिल जाता है छोटे आलू में, क्योंकि उसकी स्पेसिंग सबसे बेस्ट होती है गिरने की। आप हर कप में गिरा सकते हैं तो खालीपन नहीं रहता है मतलब खेत में। तब जाके उन्होंने माना कि हाँ चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आलू में आप छोटे या बड़े सीड से कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखिए, एक सीक्रेट फार्मूला है, ये जो मैंने आपको बताए थे सीक्रेट फार्मूले, मैं आपको बीच बीच में बताते रहूंगा। सीक्रेट फार्मूला ये है कि आलू की अगर आप अगैती खेती कर रहे हैं तो आपको आलू का सीड काटना नहीं है, छोटे ही सीड लेके आने हैं। अगर आपने बड़े सीड ले आए और आलू को काटा और गलती से तुरंत सीड ट्रीटमेंट करके और तुरंत बो दिया, तो ये समझ लीजिए कि 30% सीड तो आपके बेकार होने ही है। भले ही आप कुछ भी यूज़ कर लो, मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम, टेबुकोनाजोल, कोई भी फंजीसाइड इस्तेमाल कर लीजिए, आपका आलू सड़ना ही सड़ना है। लेकिन इसका भी एक तोड़ है दोस्तों। तोड़ ये है कि अगर किसी मजबूरी में मान लीजिए आपको लाना ही पड़ा बड़ा आलू, आपको नहीं मिल रहा है छोटा आलू, तो आप उसको काट कर पतली परत में फैला दीजिए किसी छायादार स्थान पे, और आपको उसमें मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम दोनों का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे यूपीएल कंपनी का साफ और भी कई कंपनियों के आते हैं, इसको आपको 3 ग्राम प्रति लीटर जो दवा वाली टंकी होती है उसमें लेना है दवा को, और उसके ऊपर स्प्रे कर देना है। और ये स्प्रे आपको हर दिन सुबह करना है 3 दिन तक। 72 घंटे में जो आलू आपने काटा है, तो जो काटे वाले जगह पे है उस पे एक परत बन जाएगी, और जितना आलू जो खराब होना होगा वो 3 दिन में खराब हो जाएगा या वो पिलपिला हो जाएगा। उसको आप आदमी लगा के उसको हटवा दीजिए। 3 दिन बाद आप उसको फिर बुआई कर सकते हैं पोटैटो प्लांटर से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये 3 दिन तक करना है, 3 दिन आप उसको रखना पड़ेगा आपको उसको। और रखने से फ़ायदा भी होता है, आलू में आँखें निकल आते हैं, तो जब मिट्टी में जाता है तो जर्मिनेशन अच्छा होता है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, अगर आप मान लीजिए मिट्टी में नमी नहीं कर पा रहे हैं किसी के कारण, तो फिर आलू में आँखें निकलवा कर बुआई मत करवाइए। अगर आँखें निकल गए हैं और आपकी मिट्टी में नमी भी नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि आपने अगर तुरंत पानी नहीं दिया तो वो आँखें सूख जाती हैं, और एक बार आँखें सूख गई तो समझ लीजिए 50% आलू तो खराब हो गया। दोबारा आप मान लीजिए लेट पानी चलाते हैं तो ये समझ लीजिए 50% तो जर्मिनेट नहीं ही होगा। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर सूखे में थोड़ा सूखा है खेत तो आपको जर्मिनेट किया हुआ आलू नहीं लगाना है, आपको बिना जर्मिनेशन वाला आलू लगाना है। अब देखिए, आलू में आती है पानी देने की बारी। एक ही इसमें थंब रूल है, और वो थंब रूल ये है कि आलू की जो नालियां हैं आपके किसी भी बार पानी देने में उसको भरना नहीं चाहिए, हमेशा उसके आधे लेवल तक ही पानी होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपका खेत लेवल है तो आप लंबी लंबी नालियाँ भी बनवा सकते हैं, क्योंकि लेवल है खेत तो भाई आप पानी एक तरफ से चलाएंगे तो दूसरे तरफ तक बराबर पहुंचेगा। लेकिन अगर आपका खेत ऊपर नीचे है तो आपको जैसे खेत में मेन नाली हर 2-3 कट्ठे यानी मतलब 25 से 30 फुट पर, और चक नालियाँ जो ये रहती हैं वो बनानी पड़ेंगी। इसका कारण ये होता है, देखिए इसमें पानी कंट्रोल करने में आसान होता है। अगर आपकी मेन नाली और चक नाली बनी रहेंगी, पूरे खेत को डिवाइड किया रहेगा आपने, तो आप पानी का बहाव कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप पानी का बहाव आलू में अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो ये समझ लीजिए कि पैदावार 50% तो होनी ही होनी है। मतलब 50% सफल किसान आप पानी देने से ही बनता है।
क्योंकि मैंने अपने गांव में देखा है कि लोग सालों से आलू की खेती करते आ रहे हैं और पहला पानी चलाते हैं, नीचे से ऊपर तक पूरा पानी भर दिया, उसके बाद फिर उसको गुड़ाई करेंगे, ये करेंगे, फिर पानी भर देते हैं। देखिए, पानी आपको आलू के तने तक तो कभी पहुंचना ही नहीं चाहिए, और आपको और कोई चीज़ नहीं देखना है पानी देने में, सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि जो मिट्टी का जो आपका टीला बना है, जो बेड बना है, उस बेड के हाफ तक ही पानी रहे, हाफ जो है वो मॉइस्चर सोख के ही ऊपर पानी जाए। इससे क्या होता है, मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, आलू का कंद बढ़िया पड़ता है और उसकी ग्रोथ भी बढ़िया होती है। वो चारों तरफ से मिट्टी से पैक नहीं होती है, मिट्टी हार्ड नहीं होती है। अब देखिए, आलू में पानी देना कब होता है। आलू में पानी आपको पहला पानी 15 से 20 दिन पर देना होता है, दूसरा पानी 40 से 50 दिन पर, और तीसरा पानी 60 से 70 दिन पर। अगर देखिए आपकी कम दिन की वैरायटी है तो पहला पानी आपका 15 दिन पर और दूसरा 30 दिन पर रहेगा। और अगैती आलू में तीसरा पानी देने का मतलब है कि लोगों को आपने इनविटेशन भेज दिया कि भाई साहब आओ और मेरा खेत बर्बाद कर दो। इसलिए अगैती आलू में जो 60-70 दिन की वैरायटी है उसमें तीसरा पानी तो बिल्कुल भी चलाइएगा नहीं, वरना आलू सड़ जाएगा। अब बारी है खाद की। दोस्तों, अगर आलू 160 कुंटल आपको प्रति एकड़ लेना है तो खाद भी आपको जबरदस्त देना पड़ेगा। शायद ही कोई ऐसी फसल होती है जो आलू से ज्यादा खाद लेती हो, मतलब मेरी नज़र में तो नहीं है। आप लोग को अगर हो तो कमेंट्स में बताइएगा कि ऐसी कौन सी फसल है जो आलू से ज़्यादा खाद लेती है। लेकिन आलू में हम इतना खाद डालते हैं कि 2 बार जब आलू ले लेते हैं तो तीसरी जो दलहनी फसल उसमें लगाते हैं उसमें हम लोग खाद ही नहीं डालते हैं, क्योंकि वो इतना खाद ऑलरेडी आलू में पड़ चुका होता है कि वो 20-30% तो आलू नहीं इस्तेमाल कर पाता, जानबूझ के ज़्यादा ही डाला जाता है। और ये हमारे यहाँ का सिस्टम नहीं है, हर जगह का कल्चर है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ भी रेकमेंड करती हैं आलू का जो खाद का डोज रहता है वो दुगना तिगुना ही रहता है। अब इसमें देखिए, पहला पानी आप जब चलाते हैं उसके पहले आपको 30 किलो यूरिया, मतलब 20 दिनों के आसपास 30 किलो यूरिया और पूरा एक बोरा DAP, मतलब 50 किलो पूरा DAP आपको प्रति एकड़ दे देना है। ये आपको बीज की नालियों में देना है। नाली में जब आप देंगे उसके बाद पानी चलाएंगे तो ये पौधे में फिर लग जाता है, आराम से काम करता है। फिर आपको दूसरा खाद जो देना रहता है दूसरे पानी से पहले देना रहता है। इसमें भी आपको 30 किलो यूरिया, लेकिन DAP की जगह इसमें आपको पोटास साथ में लेना है, 50 किलो पोटास। उसका देने का भी तरीका वही है, नाली के बीच में आप उसको पहले डाल दीजिए और फिर जो है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, ये छींट कर, वो जैसे धान में या गेहूं में छींट कर खाद देते हैं उस तरह छींटा मारकर खाद नहीं देना होता है आलू में। अगर मान लीजिए खाद कहीं पौधों में बीच में फंस गई तो वो उसको जला देगी, उसके बाद ब्लाइट का समस्या आने लगता है। इसलिए ये चीज विशेष ध्यान रखिए कि आलू में खाद जो होता है बीच में नालियों में ही देते हैं। आप वो गेहूं या धान की तरह उसमें छींटा मत मारिएगा यूरिया का, उससे बहुत दिक्कत आ जाएगी। अब तीसरा जो आपको खाद देना होता है वो 60 दिन पर देना होता है। वो NPK 0050 आपको 3 ग्राम प्रति लीटर, और सागरिका लिक्विड में जो आता है वो आपको 2 ml प्रति लीटर स्प्रे में देना होता है। देखिए, सागरिका में क्या होता है ना, सीवीड होते हैं, और ये जो 60 दिन पे जब होता है वो मौसम उस समय ऐसा होता है कि भाई धूप बहुत कम होती रहती है। सीवीड में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वो कम धूप में अच्छा परफॉर्म करने की उनमें क्षमता होती है। पानी के काफी नीचे सीवीड जमती है, तो उनमें क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने के लिए, कम धूप में अच्छा पैदावार लेने के लिए ये क्वालिटी होती है सागरिका में, इसलिए लोग डालते हैं सागरिका और अच्छा भी काम करता है। अब उसके 5-6 दिन बाद, मतलब 65 दिन पे, 65-66 दिन पे आपको कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसे एक्वाकाल आता है, कॉम्बिकाल आता है, यह आपको 3 से 5 ml प्रति लीटर ये स्प्रे देना है। अब देखिए, दूसरा सीक्रेट फार्मूला, आलू में जो उसका तना होता है उसको आपको 2 फीट के ऊपर नहीं बढ़ने देना है। अगर आपकी फसल 50 दिन के आसपास है और तने ज्यादा लंबाई ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आलू ज्यादा नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा ये कि भाई मेरी फसल कितनी हरी है, बड़ी है, इतने बड़े बड़े उसके तने हैं, 3-3 फीट 4-4 फीट जा रहे हैं, और आलू खोदेंगे तो मालूम चलेगा कि आलू तो छोटे छोटे हैं। तो देखिए, इस समय आपको एक ट्रिक अपनानी होती है। 2 दवाएं हैं, उनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली दवा जो आती है वो है क्लोराम्क्वेट क्लोराइड 50%, और दूसरी दवा है मैपीक्वेट क्लोराइड 5%। पहली दवा आपको 200 से 250 ml प्रति एकड़ और दूसरी दवा 500 ml प्रति एकड़, ये आपको पौधे पे स्प्रे कर देना है। ये जनरली करते क्या है, ये दोनों दवाएं जो होती हैं ये पौधे को एक झटका देती हैं। अब जब पौधे को झटका मिलता है तो उसको लगता है कि मैं मर रहा हूँ, और अपना सारा ताकत वो अपने बच्चों को, यानी बीज को, आलू के बीजों को बड़ा करने में लगा देता है, और आलू के ऊपर की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और नीचे आलू मोटा होने लगता है और बढ़िया होने लगता है। लेकिन हाँ, अगर आपके खेत में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट
या वायरस कोई भी या रोग से दिक्कत है कोई, तो ये दवा इस्तेमाल मत करिएगा। जब आलू का पौधा खुद ही बेचारा रोग ग्रसित है, मर रहा है, और आप उसको झटका देंगे, ये अच्छी बात नहीं है, वो बेचारा खत्म ही हो जाएगा। और आखिरी चीज है दोस्तों, आलू में लगने वाले रोग। हालांकि अगर आपने जो ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं इस और सावधानियां बताई हैं, ये आपने अगर सावधानियां बरत ली हैं और आपने पौधे को अच्छी खुराक दी है, तो रोग, मैं तो कई सालों से कर रहा हूँ, बहुत ही कम लगते हैं या नहीं लगते हैं। इसमें कुछ स्प्रे शेड्यूल आपको फॉलो करने पड़ते हैं कि जिससे ये गारंटी हो जाती है कि आपके आलू में रोग नहीं लगेगा। देखिए, हर 15 दिन पर, मतलब 15वें दिन आलू की बुआई पे, 30वें दिन और 45वें दिन पे, ये 3 बार तो आपको कम से कम 2 ग्राम प्रति लीटर मैंकोजेब 45 का स्प्रे लेना ही लेना है। मैंकोजेब 45 एक ऐसी दवा है, मतलब संजीवनी बूटी है समझ लीजिए आलू के लिए। मतलब कोई भी जो दवा आलू में बढ़िया काम करती है उसमें मैंकोजेब, मतलब किसी भी फॉर्मुलेशन पे हो, मैंकोजेब तो होता ही होता है, चाहे 40% हो, 60% हो, किसी में 63% रहता है, लेकिन मैंकोजेब रहता ही है। बिना मैंकोजेब के दवा नहीं अच्छी काम करती है। फंजीसाइड, मैंकोजेब फंजीसाइड सबसे बेस्ट फंजीसाइड है, और मैं तो मैंकोजेब 45 सिंपल केवल वही लेता हूँ, कोई कॉम्बिनेशन नहीं लेता हूँ। 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन पे स्प्रे कर दिया, उसके बाद ना अर्ली ब्लाइट आपके में आएगा, ना लेट ब्लाइट आएगा, ना कॉलर रॉट आएगा, ना रूट रॉट आएगा। कई सारी बीमारियां हैं जिसके तो भाई साहब नाम भी एक साइड से बोलने लगो तो 2-4 मिनट लग जाए, वो सारी बीमारियां आपके आलू में नहीं लगेंगी। अब देखिए, आपने कभी ना कभी जब आप आलू को अपने घर में काटते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर लाल लाल धारियां रहती हैं, कई बार आलू में रहती हैं। वो धारियां देखिए बोरॉन की कमी से होती हैं। अब अगर आपने जैसे शुरुआत में मिट्टी में बोरॉन दिया है और लास्ट में जो कैल्शियम के साथ बोरॉन का कॉम्बिनेशन या माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ आप ले रहे हैं, तो ये कमी पूरी हो जाती है। लेकिन ये जरूर ध्यान देने वाली बात है कि बोरॉन एक ऐसा तत्व है जो अगर ज्यादा हो जाए तो बोरॉन पॉइजनिंग हो जाती है, और आपका बोरॉन की अधिकता के कारण पूरा पौधा सूख सकता है। इसको स्कॉचिंग इफेक्ट ऑफ बोरॉन भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि बोरॉन का सही मात्रा जो मैंने आपको बताया है, और ज्यादा मत डालने की कोशिश कीजिएगा कि भाई भैया ने तो 1 ग्राम बताया, मैं चलो ज्यादा थोड़ा सा 2 ग्राम कर देता हूँ, ऐसा मत करिएगा। जो 1 ग्राम बताइएगा तो 1 ही ग्राम रखिएगा उसको, वो थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाता है तो दिक्कत करता है। अब आलू में कुछ वायरस वाले भी रोग आते हैं, और वायरस वाले जितने रोग होते हैं ये जनरली देखिए जो सकिंग पेस्ट होते हैं, जैसे जेसिड्स हुआ, एफिड हुआ, व्हाइट फ्लाई हुआ, आपके स्पाइडर माइट्स, ये सारे जो रस चूसक कीड़े जिसको बोला जाता है, इन्हीं कारण फैलता है। तो आपके खेत में अगर मान लीजिए आपको कीड़े दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको 40 से 45 दिन के आसपास एक स्प्रे इंसेक्टिसाइड का तो ले ही लेना है, कीटनाशक का 1 स्प्रे ले लीजिए। अब इसमें आप कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं रस चूसक कीड़ों के लिए। मैं तो जनरली या तो एसीफेट 50% प्लस इमिडाक्लोरोपिड का एक कॉम्बिनेशन आता है, वो यूज कर लेता हूँ। ये आपको 2 से 3 ग्राम 4 ग्राम प्रति लीटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद या तो स्पाइनेटरम में एक नया केमिकल कंपाउंड आया है जिसके प्रति रेजिस्टेंस नहीं बने हैं। देखिए, कीटनाशक में यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो कीटनाशक हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिन बाद जो कीड़े हैं उसमें रेजिस्टेंट पैदा हो जाता है, और उसके बाद वो दवा उन पे काम करना बंद होती है। तो कंपनियां कुछ नए नए दवाएं, नए नए फार्मूले बनाती रहती हैं, तो वो नई दवाएं अच्छा काम करती हैं क्योंकि वो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुई हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पाइनेटरम का भी मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है। हालांकि मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको सारी जानकारी दूं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर मान लीजिए मुझसे छूट गई हैं या आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट्स में उसको बताइए, मैं उसको पूरा बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। आप सभी लोग का इस परिवार में स्वागत है। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।